हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 21 मार्च का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है, ताकि आने वाले टाइम में जो लेक्चर्स आएंगे मेरे उसमें मैं आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करती चलूँ। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डे के बारे में यहाँ बात हो रही है, वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है हर साल हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि स्पैरोज की अगर आप देखें कि इनकी जो पॉपुलेशन, इनकी स्पीसीज जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है। स्पेशली जो रेज रहते हैं, जैसे मोबाइल से जो रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, तो मोबाइल के नेटवर्क के जो रेडिएशंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं इनकी स्पीसीज जो, जिसके कारण जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। और साथ ही साथ जो जैसे हम क्या करते हैं, काइट्स में जो डोर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो डोर वगैरह रहती है वो प्लास्टिक की है आजकल, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है, जिनके कारण आज के टाइम में बर्ड्स की जान जा रही है। तो स्पैरोज को बचाना है, इसलिए ये वर्ल्ड स्पैरो डे जो है हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेवल डे पे, ताकि हम लोग इनकी जो प्रजाति है वो बचा सके उसको। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थीम है लव स्पैरो। तो थीम आप लोगों ने याद रखनी है। वर्ल्ड स्पैरो डे को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद दिलावर के द्वारा यहाँ पे इस डे को इस्टेब्लिश किया गया, और ये फाउंडर भी रह चुके हैं, यानी कि नेचर फॉरएवर सोसाइटी के फाउंडर थे। फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया? 2010 में, और 2011 में वर्ल्ड स्पैरो अवार्ड भी इस्टेब्लिश किए गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बर्ड है। तो इन बर्ड्स की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी स्पीसीज जो है ये कम होती जा रही हैं, तो इनको बचाना ये हम लोगों की ही ड्यूटी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डे की ओर। नेक्स्ट डे जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसको हम फॉरेस्ट्री डे के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जंगलों को बचाना है। आज के टाइम में डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों को काटा जा रहा है कि रोड बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, इनको कंस्ट्रक्ट करना है, हाईवेज बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो जंगली जानवर रहते हैं उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़राब हो रही है, और वो जंगलों से निकल के शहरों में आ रहे हैं, जिसके कारण ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है ये हर साल हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट के हमारी लाइफ में और इकोसिस्टम के लिए। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो थीम आप लोगों को याद रखनी है, और कब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चीज़ों को बस रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। जो पढ़ा है रात में सोने से पहले प्लीज़ उसको रिवाइज कीजिए कि क्या आपने डे में पढ़ा है, ठीक है। तो रिविजन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। रिविजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आज के टाइम में जो है ग्लेशियर्स बहुत पिघल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, जिसके कारण फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और कई सारे रीजन में फ्लड आए भी हैं। तो ग्लेशियर पिघल क्यों रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा इशू बन रखा है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और यहाँ पे जो स्पेशली जो एनिमल्स रहते हैं उनकी भी जाने जा रही हैं। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ उसके बारे में भी अब देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंडियाज़ आर्टिक पॉलिसी जो है, इंडिया के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई है आर्टिक रीजन के लिए स्पेशली। अगर मैं आर्टिक की बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिक आखिर है क्या है। यहाँ पे हमारा ग्लोब है, ग्लोब का आपके सामने मैप है, ये है आर्टिक रीजन, ठीक है। तो आर्टिक रीजन कहाँ पे है? नॉर्थ पोल में है, और साउथ पोल में आपको अंटार्कटिक रीजन देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो कंट्रीज है स्पेशली आर्टिक सर्कल में जो आती हैं, तो कंट्रीज हैं रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा, अलास्का, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिक पॉलिसी हमारी कंट्री के द्वारा लाई गई है। आर्टिक जो है एक पोलर रीजन है जो लोकेटेड है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये लैंड है विद इन द आर्टिक रीजन, जो सीजनली वेरी करता है, यानी कि ऑल ओवर द ईयर यहाँ पे आइस से ढका रहता है ये वाला रीजन। ये कंसिस्ट करता है आर्टिक ओशन में, स्पेशली जो अलग अलग कंट्रीज हैं एडजेसेंट सीज के आसपास, जैसे अलास्का वाला रीजन कहाँ पे है? यूएसए में है। कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आर्टिक जो सर्कल है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं,
और ये ऑल ओवर द ईयर बर्फ से एरिया जो है आर्टिक रीजन वाला ये ढका रहता है। अभी हमारी कंट्री के द्वारा इसी से रिलेटेड जो आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए क्या क्या हम लोग पॉलिसी लेके आ सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लेके आ सकते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा अनवील किया गया है इंडियाज आर्टिक पॉलिसी, जिसका टाइटल है इंडिया एंड द आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंडिया जो है होल्ड कर रहा है 13 पोजीशन ऑब्जर्वर एज अ ऑब्जर्वर ऑफ द आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल जो है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये प्रमोट क्या करती है कि रिसर्च क्या करना है, फैसिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, स्पेशली जो आर्टिक कंट्रीज हैं। क्लियर? तो आर्टिक कंट्रीज मैंने बताई हैं आपको, डेनमार्क हो गया, अलास्का वाला रीजन हो गया, रशिया हो गया, ठीक है। तो दैट इज आर्टिक रीजन कंट्रीज। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इश्यूज जो आज के टाइम में देखने को मिल रहे हैं कि हमने ये आर्टिक पॉलिसी लाई क्यों है, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, यानी कि इन्वायरमेंट जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इश्यूज देखने को मिलते हैं उसको टैकल कैसे किया जा सके, इसलिए ये पॉलिसी लाई गई है। स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आज के टाइम में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए भी बचाई जा सके। जैसे कि पानी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग वेस्ट करते हैं, फालतू में ही क्या करते हैं, वो पानी फेंकते रहते हैं। उनको पानी की अहमियत अभी पता नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल जो है पानी का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में पानी की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती दिखेगी, इसलिए आज ही के टाइम हम लोगों को पानी सेव करना है, ठीक है। फालतू में अगर टैप कोई फालतू में चल रही है तो प्लीज़ उसको आप बंद कर दीजिए, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ अ बिग इशू इन आवर वर्ल्ड। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं हम लोग की बैकग्राउंड के बारे में। तो ग्लेशियर्स जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। इंडिया जो है, इंडिया की अगर एंगेजमेंट की बात करें स्पेशली आर्टिक रीजन में, तो ये स्टार्ट कब हुई थी, यानी कि एक पर्टिकुलर ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था स्लैब बेड ट्रीटी। तो ये ट्रीटी जो साइन की गई थी 1920 में की गई थी, वो भी पेरिस में की गई थी। क्लियर? तो यूरोपियन कंट्री है पेरिस। तो बिटवीन नॉर्वे, यूएसए, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड की जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हम लोग ने क्या की, ट्रीटी साइन की 1920 में। और साथ ही साथ ब्रिटिश ओवरसीज जो टेरिटरीज है, स्पेशली डोमिनियंस है, स्वीडन कंसर्निंग स्पिट्सबर्गन है। स्पिट्सबर्गन क्या है, ये एक लार्जेस्ट आइलैंड है जो स्लैबबर्ड आर्कियोलॉजी यानी कि एक द्वीप समूह देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ये लार्जेस्ट आइलैंड देखने को मिलेगा। और ये कौन सी कंट्री का पार्ट है, ये नॉर्वे कंट्री का पार्ट है। और ये नॉर्वे कंट्री जो है ये आर्टिक रीजन में कंट्री आती है। क्लियर है इतना? स्पिट्सबर्गन जो है ये ओनली परमानेंटली हैबिटेट पार्ट है स्लैबबर्ड का। मोर देन यहाँ पे आपको 50% लैंड कवर देखने को मिलेगा जो थ्रू आउट द ईयर आइस से ढका रहता है। हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के द्वारा क्लोजली मॉनिटर किया गया कि आर्टिक रीजन में क्या क्या डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग बात करें, हमारी कंट्री जो है यानी कि इंडिया आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम लेके आई 2007 में, और इस प्रोग्राम के तहत ये फोकस किया गया कि क्लाइमेट चेंज पे कैसे फोकस करके चलना है इस पर्टिकुलर रीजन में। और ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हम लोगों ने स्टडी करनी है, टैली कनेक्शन लेके आना बिटवीन आर्टिक क्लाइमेट एंड इंडियन जो मॉनसून है, यानी कि हमारी कंट्री में जो मॉनसून चेंज होता है, कभी रेनी सीजन आ गया, कभी समर, कभी विंटर, तो हम क्या कर सके, उसमें टैली कनेक्शन कर सके आर्टिक का जो क्लाइमेट है उसके साथ। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है आपको ये पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर क्लाइमेट की बात करें तो मैं आपको बता ही देती हूँ क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट को हम मेज़र करते हैं कम से कम 4-5 महीने का जो वेदर सिस्टम रहता है, उसको अगर हम काउंट करें 4-5 महीने का तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। अगर वेदर की बात करें तो वेदर जो है वो डे बाय डे का हम लोग काउंट करते हैं। जैसे कल क्या होने वाला है, रेनी सीजन है, ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है जो वेदर फोरकास्टिंग का काम करती है, वेदर फोरकास्ट करती है, जिसके बारे में हमें पहले से पता चल जाता है। 72 आवर्स पहले ही हम लोगों को वार्निंग मिल जाती है कि साइक्लोन कहाँ पे आने वाला है, कि कल बारिश होने वाली है या धूप निकलने वाली है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, फाउंड कब किया गया, आज के टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, और साथ ही साथ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंडिया जो है ऑल्सो फोकस कर रहा है कि कैसे रिसर्च करनी है इस एरिया में, और मास बजट स्पेशली
यहाँ पे अलॉट किया गया आर्टिक ग्लेशियर जो देखने को मिल रहा है, जो सी लेवल चेंजेस हो रहा है आज के टाइम में। मेजर प्रोविजंस जो लिए गए हैं हमारी कंट्री में, स्पेशली इंडियाज आर्टिक पॉलिसी के चलते 6 पिलर्स यहाँ पे काउंट किए कि साइंस एंड रिसर्च को लेके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, कि स्ट्रेंथन करना हमने नेशनल कैपेबिलिटीज़ को, कम्पिटेंसीज लेके आना स्पेशली एंड एक्सप्लोरेशन करना, और क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है उसके लिए क्या क्या मेजर लेके आए, और मैरीटाइम प्रोटेक्शन को लेके भी। रेलिवेंस क्या है आर्टिक का फॉर इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं पास में। आर्टिक रीजन जो है अगर इसके सिग्निफिकेंट की बात करें, ड्यू टू शिपिंग रूट, यानी कि शिपिंग रूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ तक का, ठीक है, जहाँ पे हम जाते हैं, तो थ्रू इट यहाँ पे शिपिंग रूट की बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस पब्लिश बाय दी, यानी कि पब्लिश किया गया था, एक एनालाइज किया गया था बाय दी मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। उनके द्वारा ये बोला गया कि जो आर्टिक है नॉट जस्ट इम्पैक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल, यानी कि सिर्फ मिनरल्स जो वहाँ पे अवेलेबल है आर्टिक वाले रीजन में, तो सिर्फ उसी पे नहीं इम्पैक्ट डाल रहा, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो है उस पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मिंग जो हो रहा है आज के टाइम में ग्लोबल शिपिंग रूट, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा बोला गया कि इंडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है, और स्टेबल यानी कि सिक्योर करने का काम कर सकती है आर्टिक वाले रीजन को। रीजन जो है ये, इसके अलावा यहाँ पे बात करें, रीजन जो है इमेंस जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी रखता है आर्टिक वाला रीजन। और आइस फ्री यहाँ पे जो रीजन है, ये प्रोजेक्ट लाया गया कि 2050 तक ये जो है आइस फ्री हो जाएगा, ये जो रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आर्टिक क्या है ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। आपके सामने क्वेश्चन है 2014 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, इसमें से बताना है कि आर्टिक काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स शामिल हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड है जापान, थर्ड है रशियन फेडरेशन, फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम, फिफ्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4, ऑप्शन 3 1, 4 एंड 5, ऑप्शन डी 1, 3 एंड 5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप सही से इसका आंसर दे सकते हैं। तो डिटेल में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर कोई भी डाउट होगा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल क्योंकि यहाँ पे बात की गई है ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन्स के बारे में तो हमें पता ही है, अनमैन्ड व्हीकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है सुसाइड ड्रोन्स की। आखिर ये सुसाइड ड्रोन्स है क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सुसाइड ड्रोन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कैमिकाज़े ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ही यूएसए क्या कर रहा है, यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो यूएसए के द्वारा अनाउंस किया गया है कि 800 मिलियन USD डॉलर के न्यू मिलिट्री यहाँ पे इक्विपमेंट भेजे जाएंगे रशिया को। उसमें 800 एडिशनल स्ट्रिंगर के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, मैनपैड जिसके बारे में हमने बातचीत की थी। तो स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स शामिल होंगी, 9000 एंटी टैंक वेपन्स शामिल होंगे और 100 टैक्टिकल जो ड्रोन्स हैं वो भी शामिल होंगे, जिसमें इंक्लूडेड रहेगा कैमिकाज़े और सुसाइड ड्रोन जिसको बोला जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सुसाइड ड्रोन जो है कैसे दिखता है। तो कैमिकाज़े जो है ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है और ये पार्ट है स्पेशली ट्रेंच ऑफ वेपन्स का, और ये यूएसए के द्वारा यूक्रेन को सेंड किया गया है ताकि रशिया के अगेंस्ट वो जो फाइट चल रही है उसमें यूज़ कर सके। तो इसको स्विच ब्लेड ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन्स क्यों, क्योंकि जब ये उड़ता है ना तो इसके ब्लेड जो है ना ये अपने आप क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और ये स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है और ये पैक्ड हो जाता है, ठीक है, इजीली पैक्ड हो जाता है विद एक्सप्लोजिव, क्लियर। और ये फ्लोन होता है डायरेक्टली एट द टैंक, तो टैंक से सीधा डायरेक्टली इसको फ्लोन किया जाता है या फिर ग्रुप्स के द्वारा भी इसको चलाया जा सकता है। और ये क्या करता है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ही दम लेता है। तो ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करता
एक्सप्लोड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये ओपन हुआ और कैसे इसके जो ब्लेड्स रहते हैं वो कैसे ओपन होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्विच ब्लेड के नाम से जाना जाता है। तो ब्लेड लाइक विंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो स्प्रिंग आउट ऑन लॉन्च, यानी कि जब ये उड़ता है और उड़ते ही इसके जो क्या होते हैं, ये ब्लेड्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ड्रोन की कैपेबिलिटी की अगर बात करें कि ट्रेडिशनली डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूज़ किए जाते थे, उसको अपग्रेड कर रखा है, ठीक है। तो ये अपने टारगेट को हिट करके ही छोड़ता है, क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि स्मॉल ड्रोन लाइक होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इसको रेडार के यानी कि रेडार का यूज़ करके जो डिटेक्ट की जाती है चीज़ें, इसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैमिकाज़े की बात करें, ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है ड्रोन्स की, जो रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान, टर्की के द्वारा न्यू इसके वर्जन्स लाए गए, एडवांस वर्जन्स लाए गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सिग्निफिकेंस की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसका वेट जो है 5.5 पाउंड्स है। तो इंक्लूडिंग इसमें स्मॉल वॉरहेड्स देखने को मिलते हैं, स्विच ब्लेड्स मैंने आपको अभी दिखाए, ठीक है, जो इसको बैग पैक किया जा सकता है, यानी कि एक बैग में इसको रखा जा सकता है, इतना लाइट वेट होता है। फ्लाई अप होता है 2 से 7 माइल्स और ये हिट कर सकता है अपने टारगेट को। स्विच ब्लेड की अगर बात करें, इसके फीचर्स जो हैं अलो करते हैं, स्पेशली जो रेडियस रहता है, लास्ट रेडियस रहता है। ब्लास्ट रेडियस जो है यानी कि डिस्टेंस ये करता है, अगर थोड़ा रेडियस यानी कि डिस्टेंस कम हो तो वहाँ पे क्या करता है, अपने टारगेट को हिट करता है विद इन दिस सेकेंड बिफोर इम्पैक्ट। ड्रोन की अगर बात करें तो 63 माइल्स पर आवर्स एंड प्रोवाइड करता है ये ऑपरेटर विद रियल टाइम वीडियो डाउनलिंक फॉर द सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ द एरिया ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये ड्रोन जो है ये जा रहा है, जो सुसाइड ड्रोन है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो प्लस का साइन दिख रहा है, तो ये अपने टारगेट को ये सीधा हिट करके ही दम लेता है। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पास्ट में भी जो रिपोर्ट से लेके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और वन डे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है, और हमारी कंट्री का रैंक क्या रहा, क्लियर। तो जैसे हंगर इंडेक्स का पूछ लिया गया था, ठीक है, तो हंगर इंडेक्स का पंजाब जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2022 यहाँ पे पब्लिश किसके द्वारा की गई है, वो की गई यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अगर बात करें इस बार जो रिपोर्ट पेश की गई है ये 10th एनिवर्सरी है इसकी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के फुली चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी की भी 10th हो गई, 50 हो गई, 100th हो गई, 200 हो गई, अगर कोई भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है किसी चीज़ की तो उसके क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। पब्लिश इसको कब से किया गया, यानी कि 2012 से इसको पब्लिश करना स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये बेस्ड है 2 की आइडियाज़ पे, जैसे यानी कि हैप्पीनेस में क्या है कि लोगों को अच्छी हेल्थ मिले, ठीक है, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी हो, अफोर्डेबल चीज़ें हों, ठीक है, यानी कि उनका राइट टू लाइफ हो, ये सारी चीज़ें, क्लियर। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर हों तो ये हैप्पीनेस का जो है काम करती है एक पर्टिकुलर रीजन में। यहाँ पे 2 की पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं, हैप्पीनेस और लाइफ एवोल्यूशन जो मेज़र किया जाता है, यानी कि मेज़र किया गया है एक सर्वे करके। आइडेंटिफाई की गई कुछ की एलिमेंट्स जो डिटरमाइन करते हैं लाइफ एवेल्यूएशन अक्रॉस दी कंट्रीज। रिपोर्ट्स जो है यूजली यहाँ पे 150 कंट्रीज़, ओरिजिनली यहाँ पे 150 कंट्रीज़ जो है उन कंट्रीज़ में यहाँ पे सर्वे करके रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। बट इस बार जो है कुछ कम कंट्रीज़ का यहाँ पे देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 146 कंट्रीज़ में यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है। और यहाँ पे बात करें जो फैक्टर्स हैं, सेवरल फैक्टर्स जो है रियल जीडीपी पर कैपिटा हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम की बात होगी कि लाइफ ऑफ चॉइसेस, जेनोसिटी जो देखने को मिलती है, ठीक है, और करप्शन बहुत ज़्यादा होती है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो कौन सी कंट्री में देखने को मिलती है, ये आपका होमवर्क है, तो ये आप लोग बताइएगा। तो हैप्पीनेस की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जो है रिपोर्ट जो है 146 कंट्रीज़ में से यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है। इस ईयर की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज़ लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे इनके रैंक्स जो हैं काफ़ी अपवर्ड और डाउनवर्ड्स देखने को मिले हैं, यानी कि रैंक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रैंक्स में चेंजेस देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो
टॉप परफॉर्मेंस की, तो टॉप में रहा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और फिफ्थ ईयर की बात करें यहाँ पे फॉलोड बाय डेनमार्क, यानी कि 5 साल लगातार ये टॉप पे रही है फिनलैंड। तो सेकंड नंबर पे है डेनमार्क। बिगेस्ट गेन हैप्पीनेस की बात करें वो है सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया। वर्स्ट परफॉर्मेंस यानी कि बिल्कुल ख़राब यहाँ पे हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है जिन कंट्रीज़ में, वो है अफगानिस्तान और आज के टाइम में यूक्रेन भी है। ठीक है, अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान का रूल चल रहा है, तो अफगानिस्तान जो है अनहैप्पीएस्ट नेशन है। उसके बाद है यहाँ पे लेबनान, जिम्बाब्वे, रुवांडा, बोत्सवाना और रिस्पेक्टिवली। अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का रैंक जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, पर ज़्यादा नहीं हम बोल सकते। मार्जिनल इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है रैंकिंग में, जंपिंग 3 स्पोर्ट्स 136 फ्रॉम 139, यानी कि पहले जो हमारी रैंक थी 139 थी, तो अब यहाँ पे 136 आपको रैंक देखने को मिलेगी। अपनी रैंक के बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है इसको लॉन्च किया गया 2012 में, और ये क्या करता है, ग्लोबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं, और ये प्रमोट करते हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं आज के टाइम में जो लोग फेस कर रहे हैं, और कैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे जो टारगेट्स रखे गए हैं उसको भी सॉल्व करने की बात की गई है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी साथ लेके चला जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जर्नल के अंडर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें, एंड बैटल्समैन स्विफ्टन ये यहाँ पे पब्लिश करते हैं एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट 2016 से ये क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सारे टारगेट्स जो हैं 2030 तक के टारगेट्स रखे गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फिनलैंड टॉप पे है, डेनमार्क सेकंड नंबर पे है, आइसलैंड है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज़ तो आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो टॉप 5 ही याद रख लें, ये भी सफिशिएंट है। ठीक है, अपनी कंट्री की रैंक याद रखनी है 136 है। ठीक है, और ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अपनी कंट्री के संदर्भ में देखें तो फिनलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये हमारी कंट्री जो रैंक रही है 136। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं DPM MOPR, आखिर ये है क्या। यहाँ पे जो बात की जा रही है, मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लेके आया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा कि ग्राउंड लेवल पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, जैसे कि अर्बन एरिया में है। ठीक है, यानी कि गांव वाले एरिया में भी ऐसे प्लान्स लेके चलने चाहिए, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है डिज़ास्टर देखने को मिलते हैं, जब जैसे फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की कमी है, तो कैसे प्रॉपर प्लान लेके चलना है। तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा भी ये प्लान जो है यहाँ पे अनवील किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा रिलीज किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ये पंचायती राज के बारे में बात करता है। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया, और ये म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। ठीक है, आज के टाइम में यूनियन मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के, तो ये आप लोगों ने बताना है। यहाँ पे जो प्रिपेयर किया गया कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग यहाँ पे लाया गया कि कैसे विलेज टू डिस्ट्रिक्ट प्लान यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, अंडर द प्लान की बात करें तो एवरी इंडियन जो विलेज में रहता है, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लेके चलना है, और एवरी पंचायत जो है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए एवरी पंचायत में। एम क्या है कि बिल्ड करना डिजास्टर रिसाइलेंस ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि ग्राउंड लेवल पे, स्पेशली विलेज वाले एरिया में अमंग दी पंचायत वहाँ पे एक डिजास्टर रिसाइलेंस बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर प्लान लेके चला जा सके। और इसी के साथ एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर लेके आना है रूरल एरियाज में, ताकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसको भी टैकल करके चल सके। ठीक है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर सारी चीज़ें रखी जाएंगी। इसके अलावा अगर बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यहाँ पे लाया गया, तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद नेशनल
डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 जो है वो लाई गई और गाइडलाइन इशू की गई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या कवर किया जाएगा, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके चलना है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है चीज़ों को। कॉम्प्रिहेंसिव कवर करने की यहाँ पे बात की गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जैसे चीज़ें रहती है ना, जैसे हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट चीज़ें होगी, हजार्डस रिस्क जो है वो हम कम कर सकते हैं, और कैपेसिटी एनालिसिस करें, और कोरियंस ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको भी लेके चलना है, ठीक है, जैसे कि हम रिसाइलेंट डेवलपमेंट कर सके ताकि जो क्लाइमेट चेंज के कारण फ्लड वगैरह आते हैं, साइक्लोन वगैरह आते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए विलेज लेवल पे, क्लियर। तो यहाँ पे ये सारी बातें की गई हैं और मेन स्ट्रीम की बात की गई है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और विलेज पंचायत एंड सो ऑन। यहाँ पे बात की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट सर्कल की मिटिगेशन करना है, प्रिपेयर करना है, यानी कि वार्निंग दी जानी है वहाँ पे अगर स्पेशली जो तमिलनाडु वाले रीजन में जो साइक्लोन देखने को मिलते हैं, जब रीट्रीट मानसून होता है काफ़ी ज़्यादा उस टाइम साइक्लोन्स आते हैं, तो कैसे लोगों को 72 आवर्स पहले वार्निंग देनी है, तो उनको वहाँ से डिस्प्लेस करके और जगह लेके जाना है ताकि प्रिपेयरनेस करनी है, रिस्पॉन्स करना और रिकवरी करनी है। जब डिजास्टर वहाँ पे देखने को मिलता है उस वहाँ पे भी मैनेज करके चलना है चीज़ों को। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि प्लान जो है वो कैसे लेके चलना है, नीड फॉर सच अ प्लान। हमारी कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा वर्नरेबल है, यानी कि यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। नेचुरल डिजास्टर में आप देख सकते हैं कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड आ गए, साइक्लोन, सुनामी, अर्बन फ्लड एंड ड्रॉट, सूखा देखने को मिलता है। और मैन मेड डिजास्टर में बात करें, जैसे फॉरेस्ट में आग लगा देना डेवलपमेंट के नाम पे, न्यूक्लियर डिजास्टर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर, हमारी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिचुएशन जो है वो ख़राब कर देती हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें, मैनेज कैसे करके चलना है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डिज़ास्टर कॉम्प्रिहेंसिवली हम प्लान लेके चल सकते हैं ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें। एक गेम चेंजर की तरह ये काम करेगा और मैनेज करेंगे हम डिज़ास्टर कॉम्प्रिहेंसिवली। इंश्योर करेगा पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस और प्रॉपर वे से सारी चीज़ों को लेके चला जाएगा। यहाँ पे हमारी कंट्री के द्वारा कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स, यानी कि NDRF, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री की अगर बात करें, डेवलप किया गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चले गए इसके तहत, स्पेशली NDRF के तहत। और यहाँ पे कैसे डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस करना है, मिटिगेशन करना है, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है उसको कम करने के लिए कैसे पॉलिसीज़ लेके आनी है, कैसे प्लान्स लेके आने हैं। हमारी कंट्री जो है इंक्रीजिंगली यहाँ पे मिटिगेटेड देखने को मिलता है और ऑल ओवर, यानी कि अलग अलग टाइप्स के डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग विद द इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि डिज़ास्टर जब आए हमारी कंट्री में, जैसे 2004 में यहाँ पे फ्लड देखने को मिला गुजरात में भी, ठीक है, तो उसके चलते हमारी कंट्री में नेशनल डिज़ास्टर रिएक्शन फोर्स जो है इस्टेब्लिश की गई, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स थी, फोर्स है हमारी कंट्री की डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज़ रोल एज अ फॉरेन डिज़ास्टर रिलीफ, यानी कि हमारी कंट्री का रोल क्या है फॉरेन डिज़ास्टर रिलीफ में, ठीक है। हमारी कंट्री के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज़ की मदद की गई, ठीक है, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया अदर कंट्रीज़ को। हमारी कंट्री के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया गया, और हमारी कंट्री की जो मेन पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको भी साथ लेके चला गया, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। हमारी कंट्री के द्वारा फॉरेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बायलैटरली यहाँ पे देखने को मिला, जैसे अफगानिस्तान में हम लोगों ने हेल्प प्रोवाइड करवाई, बांग्लादेश में, भूटान में, मालदीव में, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और फिलीपींस में भी, ठीक है, एंड श्रीलंका एंड अदर्स, ठीक है। तो इंडिया जो है हमारी कंट्री के द्वारा बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे क्या किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया, ठीक है, स्पेशली बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है, यानी कि जिसको हम बिम्स्टेक बोलते हैं, वहाँ पे भी NDRF को अलाउ किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमारी कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया गया स्पेशली सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यहाँ पे टारगेट रखा गया 2015 से लेकर 2030 तक का, ठीक है, और पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी फोकस किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में।
इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो यहाँ पे मेंशन है, ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, एक अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए हमारी कंट्री में, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया 27 सितंबर 2006 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं ये चेयरपर्सन होते हैं, और अदर 9 मेंबर्स जो होते हैं इसके, और 1 सच मेंबर जो है जो डेजिग्नेट किया जाता है एज अ वाइस चेयरपर्सन। प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि कोऑर्डिनेट करना, रिस्पॉन्स करना नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर को। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें जो स्टेट लेवल पे होती है, तो ये हेड किसके द्वारा होती है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये किसके द्वारा हेड की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनके द्वारा हेड की जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो तो आपके अंडर ये सारी चीज़ें आएंगी सेक्शन 25 के तहत, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी आर्टिकल के रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।